नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, मैं प्रतिदिन लूसेंट के टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता हूं और आज इस कड़ी में एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में जो एक टारगेट है वो है विश्व की प्रमुख जल संधि, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में जो वीडियो है वो विश्व की प्रमुख जल संधि का वीडियो है, मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप आज का टेस्ट देना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक साइड में क्रम है और फिर नाम है, फिर स्थान है और स्थिति है। तो सारे चीज़ को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है सू नहर। सू नहर कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ठीक है। आगे है ईरी नहर। यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है और यह ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। दोस्तों, मिशिगन झील एकमात्र झील है 5 झीलों में। सुपीरियर झील के अंतर्गत 5 झील आते हैं: मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। उसमें मिशिगन झील एकमात्र झील है जो कि किसी खास देश में है। बाकी जो झील हैं 4 झील वो कनाडा और यूएसए के सीमा पर हैं। आगे बढ़ते हैं। गोटा नहर। गोटा नहर स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है या फिर उनके बीच में है। ठीक है। कील नहर। कील नहर जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। अगला जो नहर है उत्तरी सागर नहर है और यह नीदरलैंड में है। यह उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच में है। मैनचेस्टर नहर, नाम से ही पता चल रहा है, यह ग्रेट ब्रिटेन में है और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। न्यू वाटरवे जो है वह भी एक प्रकार का नहर है और यह नीदरलैंड में है और यह उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। ठीक है। बोल्गा नहर, बोल्गा डॉन नहर, यह रूस में है। कहाँ है? रूस में है और रोस्टोव और स्टालिनग्राद के बीच में है बोल्गा डॉन नहर। बोलैंड नहर, यह कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो झील के बीच में। आप ध्यान देंगे कि 5 झीलों में से जो नहर है उनमें से सूब नहर और ईरी नहर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि वोलैंड नहर कहाँ है? तो कनाडा में, ईरी और ओंटारियो झील के बीच में। केपी नहर भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। और पनामा नहर पनामा में है, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के बीच। कैरिबियन सागर किसका भाग है? हम लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर का। आगे है अल्बर्ट नहर। यह पश्चिमी यूरोप में है और यह एंटवर्प लीग व वेनेलक्स को जोड़ती है। वेनेलक्स एक देश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बन जाने से इंग्लैंड और भारत के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो आइए पढ़ते हैं स्वेज नहर के बारे में। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेपेज को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर और औसत गहराई 16.15 मीटर है। दोस्तों, अभी आप पढ़े होंगे कि इसकी चौड़ाई जो है वह देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर। तो हाल ही के दिनों में क्या हुआ था कि एक जो कार्गो शिप था वो स्वेज नहर में अटक गया था, तिरछा फंस गया था और ये जो तिरछा फंसा था वो स्वेज नहर का सबसे संकरा भाग था। तो इसे हटाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था और एक भारतीय मूल के ही एक पायलट ने इसे हटाने का काम किया था। इसमें देखिए, इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर एक बंदरगाह है जिसका नाम पोर्ट सईद है तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी लाल सागर पर एक बंदरगाह है जिसे स्वेज, पोर्ट स्वेज कहते हैं। ठीक है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील और दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। ध्यान से सुनेंगे, उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील और दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। ये सारे खारे पानी की झील हैं। जाहिर सी बात है, समुद्रों से जुड़े हुए तो खारे पानी के झील होंगे। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पनामा नहर का। पनामा नहर, इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन हाल ही के वर्षों में यानी कि 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया और इसमें जल पास प्रणाली है, यानी कि जल इधर से उधर पार हो जाते हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पे है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। दोस्तों, ये जो जल संधियाँ है, ये सारे जल संधियों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में उसको याद कर सकते हैं। आप जाके वो वीडियो को देख लेंगे दोस्तों।
आगे है देखिए, यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जल संधि क्या है आखिर, लेकिन मैंने वहाँ भी बता रखा है, आप यहाँ सुन लें कि जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो अलग अलग स्थलखंडों को अलग अलग करती है। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंडेब, बास्फोरस और टॉरस जैसी जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक है, अर्थात ये जल संधियाँ महाद्वीपों को अलग करता है। जैसे बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, बाब अल मंडेब एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, बास्फोरस जल संधि एशिया को यूरोप से अलग करता है, टॉरस जल संधि एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो ये सारे जल संधियाँ जो है यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, ये सारे जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक जल संधि है। सुगारू और डोबर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाए गए हैं। सुगारू जल संधि और डोबर जल संधि, इनके अंदर से जो है स्थल भाग को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बने हुए हैं, यानी कि समुद्रों के अंदर से। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती हैं। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है। यह 3 द्वीपों माल्टा, गोजो और कोमिनो से मिलकर बना है और इसकी राजधानी वैलेटा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे प्रमुख जल डमरू मध्यों के बारे में बताया गया है। हालांकि जल संधि और जल डमरू मध्य लगभग एक ही होते हैं, लेकिन जल डमरू मध्य जल संधियों से अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। आप इसको समझेंगे। जैसे देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य, इसको जल संधि भी कहा जाता है, जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। जैसा आपसे पूछा जाए वैसा देखिए, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, किससे संबंधित है, यहाँ पे संबंधित बताया गया है कि किससे उसका संबंध है। तो दक्षिण में है बेरिंग सागर और उत्तर में आर्कटिक सागर या अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है और रूस से अलग करता है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। सारे बात हम लोग कर चुके हैं। डोबर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए जावा सागर लिख दिया है, वहाँ पे अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर है। कभी कभी लूसेंट भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया करता है। और मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और फ्लोरिडा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है उसको वेस्ट इंडीज से अलग करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट इंडीज लिखा है और ऊपर में हम लोगों ने देखा कि देखिए फ्लोरिडा जल संधि को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए मैंने वेस्ट इंडीज वहाँ पे बोला, यहाँ पे देखिए क्यूबा तो वेस्ट इंडीज का ही भाग है। क्यूबा, बहुत सारे देश वेस्ट इंडीज के अंतर्गत आते हैं, उनमें से ही एक है क्यूबा। तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं कि उससे संबंधित है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों मैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियों को बता दूंगा, लेकिन अगर आप चाहें कि इन नदियों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, मानचित्र के माध्यम से देखें, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो मानचित्र के माध्यम से समझाते हुए क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील बताया गया है। विक्टोरिया झील का स्थान यहाँ पे बुरुंडी बताया गया है। हालांकि विक्टोरिया झील कई देशों से सीमा बनाता है। और एक बात और कि यह कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में। दोस्तों हम लोग पढ़े भी हैं कि नील नदी श्वेत नील, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि नील नदी 2 नदियों के मिलन से बना है, एक श्वेत नील एक ब्लू नील। श्वेत नील जो है विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील ताना झील से, जो कि इथोपिया में है। और दोनों आगे जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं, तब उनके नाम नील हो जाते हैं। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए मिस्र होते हुए जाके भूमध्य सागर में अपने जल को गिराते हैं। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी, ये लैगो विल-फेरो स्थान से निकलता है। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ से, लैगो विल-फेरो नामक स्थान से निकलता है और अटलांटिक महासागर में मकापा, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहीं पे अपना मुहाना बनाता है। अगर जल प्रवाह की दृष्टि से बात की जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जल की मात्रा को, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा को ले जाने वाली नदी है और इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी, यह रेड रॉक पर्वत है यूएसए में, वहाँ से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और इसकी जो लंबाई है वो 6240 किलोमीटर है। यांगटी सिक्यांग, यहाँ पे भी देखिए यांगसी लिखा हुआ है, या तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 5797 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ओबे नदी है जो अल्टाई पर्वत रूस से निकलकर ओब की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 5567 मीटर है। हुआंगहो नदी क्यूलुन पर्वत, तिब्बत के पठार के उत्तर में जो क्यूलुन पर्वत है वहाँ से निकलकर चिहिल की खाड़ी या पोहाई की खाड़ी भी कहते हैं, यह पूर्वी चीन सागर का भाग है
और वहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है। यह 4667 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और यह नदी को पहले चीन का शोक कहा जाता है। हालांकि अभी भी पुस्तकों में चीन का शोक के रूप में ह्वांगहो नदी का जिक्र किया जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि चीन में इस पर काबू करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस पर बहुत सारे डैम का निर्माण किया गया है और इसके जल को नियंत्रित करने का भरपूर कोशिश किया गया है। आगे येनेसी नदी। येनेसी नदी रानू-ओला पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 4506 किलोमीटर। आगे है कांगो नदी। कांगो नदी लुआलावा और लुआपुला, यहाँ पे देखिए अफ्रीका में दो नदी है, लुआलावा और लुआपुला। इन दोनों के नदियों से मिलने से कांगो नदी का निर्माण होता है। यह अटलांटिक महासागर में यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अपना मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई 4371 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि अफ्रीका की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है, लेकिन जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी की बात की जाए तो कांगो नदी है। ठीक है। आमूर नदी सिल्का रूस आर्गुन के संगम से, और यह टाटर जल संधि, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, टाटर जल संधि छूट गया है, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये टाटर जल संधि जो कि प्रशांत महासागर में है और यह एशिया के पूर्वी भाग में है, वहाँ पे अपना मुहाना बनाते हैं और इसकी लंबाई 4352 किलोमीटर है। आगे है लीना नदी। बैकाल पर्वत रूस से निकलकर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है, इसकी लंबाई 4268 किलोमीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी मुख्य रूप से कनाडा की नदी है और यह फिनले नदी के मुहाने से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक सागर का भाग है और यह 4241 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। आप मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे, मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लिख लेंगे, हो सकता है आज के टेस्ट में वो पॉइंट आ जाए। ठीक है। नाइजर नदी। नाइजर नदी गिनी में बहती है। गिनी के अफ्रीका में एक देश है गिनी, वहाँ से नाइजर नदी निकलती है और गिनी की खाड़ी में ही गिर जाती है। यह गिनी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर का भाग है, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। अगर देखा जाए इसको तो जो नाइजर नदी है इसकी लंबाई है 4184 किलोमीटर। तो ये सारी नदियाँ काफ़ी लंबी नदियाँ हैं और खासकर भारत की नदियों से बात की जाए तो ये भारत की नदियों से काफ़ी लंबी है। आगे देखें तो आगे है मेकॉन्ग नदी। यह तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 4023 किलोमीटर है। दोस्तों मेकॉन्ग नदी, शायद मेकॉन्ग नदी को ही दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहा जाता है। आप देख लेंगे, आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब किसे कहा जाता है। आगे है बोल्गा नदी। बोल्गा नदी बल्डाई पर्वत या बल्डाई पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर और बोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। आगे है सैन फ्रांसिस्को नदी जो कि दक्षिणी मिनास गिजेट से निकलती है। सैन फ्रांसिस्को नदी दक्षिणी मिनास गिटेस से निकलती है जो कि ब्राज़ील में है और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 3198 किलोमीटर है। आगे देखिए, आगे सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहती है। यह ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और यह 358 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। आगे सिंधु नदी। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है और यह अरब सागर में मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई भी लगभग ब्रह्मपुत्र नदी के जितनी ही है, 2880 किलोमीटर। ठीक है। आगे डेनियम नदी। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। 2842 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। डेनियम नदी के बाद है फरात नदी, जिसे यह जो है वो कारासुन व मूरत नेहरी के संगम से इसका निर्माण हुआ है। कारासुन व मूरत नेहरी के संगम से, और यह अपना मुहाना सत अल अरब में बनाती है जिसकी लंबाई 2799 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है और यह ऑस्ट्रेलिया से निकलकर मर्रे नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 2789 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए डार्लिंग नदी से संबंधित जो पॉइंट लिखा हुआ है, यह जो है डार्लिंग नदी की लंबाई उसकी सहायक नदियाँ बलूनी, कॉनमॉर्डिन और कलगोवा को मिलाकर है। यानी कि जो डार्लिंग नदी का लंबाई है यहाँ पे जो बताया गया है उसकी सहायक नदियाँ बलूनी, कॉनडोमिन और कलगोवा को मिलाकर है और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे बताया गया है 2789। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पॉइंट छूट गया है, मेकॉन्ग नदी, जिसके समय हमने बोला था कि यह एशिया का डेन्यूब इसे कहा जाता है। मेकॉन्ग नदी, यहाँ पे देखिए मेकॉन्ग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि शायद यही एशिया का डेन्यूब है, क्योंकि डेन्यूब नदी यूरोप में 8 देशों से बहती है। और यहाँ पे देखिए तो ये मेकॉन्ग नदी भी बहुत सारे देशों को टच कर रही है। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार, वियतनाम, 6 देश लगभग हो गए। आगे बढ़ते हैं।
आगे है मर्रे नदी, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलकर हिंद महासागर में अपना जल गिराती है और इसकी जो लंबाई है 2589 किलोमीटर है। और मर्रे नदी की सहायक ही है डार्लिंग नदी। ठीक है। नेल्सन नदी यह बोग नदी का ऊपरी भाग है। यह कनाडा में बहती है और हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 2575 किलोमीटर है। आगे है पराग्वे नदी, यह माटो ग्रासो के पठार से निकलती है ब्राजील में और पराना नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई जो है 2549 किलोमीटर है। आगे है यूराल नदी, जो कि दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई 2533 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है गंगा नदी। गंगा नदी गोमुख हिमानी उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब है आमू दरिया नदी, जो निकोलस श्रेणी से पामीर के पठार से निकोलस श्रेणी से निकलती है और अरल सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरल सागर एक झील है जो कि अब लुप्त प्राय हो चुका है, यानी कि सूखने की स्थिति में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है साल्विन नदी, यह तिब्बत के क्यूलुन पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलकर मर्तवान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पास में है मर्तवान की खाड़ी, वहाँ पे अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई जो है 2414 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है अरकानसास नदी। यह मध्य कोलोराडो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलकर मिसिसिपी नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई जो है वह है 2348 किलोमीटर। अब है कोलोराडो नदी, यह ग्रैंड कंट्री यूएसए में है एक स्थान, वहाँ से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में यानी कि प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है और इसकी लंबाई 2333 किलोमीटर है। अब है नीपर नदी, हम लोग पढ़ चुके हैं D2N2, डेन्यूब, डॉन, नीस्टर और नीपर, ये सब काला सागर में अपना जल गिराती है। देखिए दोस्तों, निकलती है बल्डाई पर्वत रूस से और काला सागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 2284 किलोमीटर है। ओहियो नदी, ये पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया यूएसए में है, वहाँ से ओहियो नदी निकलती है और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है वह है 2102 किलोमीटर है। अब है इरावदी नदी, यह माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 2092 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज नदी लोसोथो से निकलती है। लोसोथो पर्वत भी है, ये कहाँ है तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 2 देश हैं, आप दोनों देश का नाम बताएंगे जो दक्षिण अफ्रीका में है। एक तो लोसोथो है और दूसरा कौन सा है आप बताएंगे। तो ऑरेंज नदी लोसोथो से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। अब है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी का नाम आप लोग सुन चुके हैं। ओरेनिको की सहायक ही है कैरो नदी और कैरो नदी से विश्व का सबसे लंबा झरना जो है वो एंजिल जलप्रपात जो है वही बनता है ओरेनिको की सहायक कैरो नदी से। और ओरेनिको नदी जो है उस सियरा पारिमा पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 262 किलोमीटर है। कोलंबिया नदी, कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है और प्रशांत महासागर में अपना जल बनाती है, अपना मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई 1983 किलोमीटर है। डॉन नदी टूला से निकलती है रूस से और आजोब सागर, हालांकि यह काला सागर का ही भाग है, तो आजोब सागर में अपना जल मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 1968 किलोमीटर है। टिग्रिस नदी टॉरस पर्वत यानी टर्की से निकलकर सत अल अरब में अपना मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई 1899 किलोमीटर है। दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेकोंग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है और डार्लिंग नदी और उसकी सहायक नदियाँ बलोनी, कॉन्डोमिन और कलगोवा से मिलकर इसकी लंबाई जो है वो यहाँ पे बताया गया है कितना, तो 2789 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे आगे है आसवान बांध व नासिर झील नील नदी पर है एवं हुअर बांध कोलोराडो नदी पर है। हुअर बांध किस नदी पे? कोलोराडो नदी पे। आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की सबसे लंबा या सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, यानी कि इसका डेल्टा का जो आकार होता है वो पक्षी के पैर के जैसा होता है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण हुआंगो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। परित्यक्त डेल्टा का एक प्रकार है जो हुआंगो नदी बनाती है। कहाँ? तो पूर्वी चीन सागर में, चिहिल की खाड़ी या पोहाई की खाड़ी में। आगे देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आमूर नदी चीन व रूस के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो विश्व के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। बगदाद जो कि इराक का राजधानी है, टिग्रिस नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के किनारे, वारसा पोलैंड की राजधानी, विस्टुला नदी के किनारे, विस्टुला लिखा हुआ है, आसवान नील नदी के किनारे, सेंट लुइस मिसिसिपी नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, मास्को मास्कोवा नदी के किनारे,
और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग विंतावा नदी के किनारे। जर्मनी में एक बोन शहर है जो कि राइन नदी के किनारे बसा है। आगे देखते हैं। आगे सूडान का राजधानी खार्तूम नील नदी के किनारे। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे। अंकारा कीजिल नदी के किनारे। स्कॉटलैंड में एक जगह है डुंडी जो कि टेन नदी के किनारे है। इंग्लैंड का एक स्थान है लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे। और जर्मनी में कोलोन जो है राइन नदी के किनारे है। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक जिसकी जो राजधानी है वाशिंगटन, यहाँ पे सिर्फ वाशिंगटन लिखा हुआ है, वाशिंगटन डीसी पूरा नाम है, वो पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है। आगे है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। जापान का राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चीन में एक शहर है संघाई जो कि यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे है। म्यांमार की राजधानी यंगून जो है इरावदी नदी के किनारे है। और कनाडा का राजधानी ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड मैजेंसे नदी के किनारे है। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन टंगस नदी, कहीं कहीं टेगुस भी लिखता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन जो है लीफे नदी के किनारे। और बांग्लादेश में एक चटगांव शहर है जो कि कर्णफूली नदी के किनारे है। जर्मनी में एक शहर है हैम्बर्ग जो कि एल्ब नदी के किनारे है। अमेरिका में एक शहर है शिकागो से आप परिचित होंगे, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। और ये शिकागो एक खुद नदी है और उसी के किनारे शिकागो शहर बसा है। आगे है इंग्लैंड में ब्रिस्टल जहाँ राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी मस्तिष्क ज्वर से, वह एवन नदी के किनारे है। इराक में एक शहर है बसरा जो कि सत अल अरब नदी के किनारे है। क्यूबेक कनाडा में एक शहर है और क्यूबेक को देश के अंदर देश का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। रूस में लेनिनग्राड जो है नेवा नदी के किनारे है और स्टालिनग्राड बोल्गा नदी के किनारे है। स्विट्जरलैंड में दावोस एक शहर है जो कि लैंडवासर नदी के किनारे है। दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा सत अल अरब कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद करेंगे कि दजला और फरात दो अलग अलग नदियाँ हैं और उनकी सम्मिलित धारा सत अल अरब कहलाती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे विश्व के प्रमुख जलप्रपात और संबंधित देश और उनकी ऊंचाई दी हुई है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। योसेमाइट कैलिफोर्निया में है और इसकी ऊंचाई, कैलिफोर्निया कहाँ है आपको पता होगा, यूएसए में, और इसकी ऊंचाई 739 मीटर है। ये सारे ऊंचाई मीटर में दिए हुए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दक्षिणी मरडाल्फोसेन जो है जलप्रपात वह नॉर्वे में है और इसकी ऊंचाई जो है वो 655 मीटर है। टुगेला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 614 किलोमीटर है। हालांकि ये ऊंचाई को लेके यहाँ पे तो मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा है टुगेला जलप्रपात विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। आप इसको सर्च कर लेंगे। कुकवेनन जलप्रपात यह वेनेजुएला में है और जिसकी ऊंचाई 610 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में एवं जाम्बिया के सीमा पर है, जाम्बेजी नदी पर, और इसकी जो ऊंचाई है 108 मीटर है। ठीक है। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है और इसकी ऊंचाई 580 मीटर है। रिबोन जलप्रपात जो है कैलिफोर्निया में है और इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। ग्रेट कमारना यह गुआना में है और इसकी ऊंचाई 488 मीटर है। डेल्ला जलप्रपात कनाडा में है जिसकी ऊंचाई 440 मीटर है। गवारनी जलप्रपात फ्रांस में है जिसकी ऊंचाई 422 मीटर है। जोग या गरसोपा जलप्रपात भारत में है शरावती नदी पर, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है जिसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक नहीं है, ये 53.6 मीटर ऊंचा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। बायोमा जलप्रपात जायरे नदी पर है, ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात कांगो नदी पर है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे देखिए जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे विश्व के प्रमुख झीलें, हम लोग विश्व के प्रमुख झीलें, उनका नाम, संबंधित क्षेत्र और क्षेत्रफल को देखेंगे। क्षेत्रफल कोई ज़रूरी नहीं हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप याद कर लेंगे। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कैस्पियन सागर है, पहला झील कैस्पियन सागर है और यह रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में है और इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कैस्पियन सागर को याद करने का एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको दे दूँ। रूक टू अजर ईरान, रूक में हो गया रूस, कजाकिस्तान, तू से तुर्कमेनिस्तान और अजर और ईरान। ठीक है, रुक टू अजर ईरान, ऐसे करके याद कर सकते हैं। सुपीरियर झील जो है वह अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पे है और इसका क्षेत्रफल 82,100 किलोमीटर है।
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर है और इसका क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील केनिया, युगांडा और तंजानिया में है, यानी कि 3 देशों में फैला हुआ है विक्टोरिया झील और इसका क्षेत्रफल 69,484 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरल सागर। अरल सागर झील कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में है और इसका क्षेत्रफल 68,000 वर्ग किलोमीटर है। अरल सागर, अभी स्थिति अरल सागर की यह है कि नासा ने इसे सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्र कर दिया है, यानी कि इसका जल जो है वो तेजी से समाप्त हो रहा है। आगे है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 59,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिशिगन झील, यह पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। सुपीरियर झील 5 झीलों का समूह है जिसमें मिशिगन झील एकमात्र झील है जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका क्षेत्रफल 57,800 वर्ग किलोमीटर है। टैंगानिका झील तंजानिया, जाम्बिया और जैरे में है और यह काफ़ी लंबी झील है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 32,900 वर्ग किलोमीटर है। वैकाल झील रूस में है और विश्व का सबसे गहरा झील है और इसका क्षेत्रफल 31,722 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, 31,722 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो भी रहेगा वो वर्ग किलोमीटर में रहेगा। ठीक है। अगर मैं गलती से बोल भी दूं तो आप उसको वर्ग किलोमीटर समझेंगे। यहाँ पे देखिए टैंगानिका झील जो है वह टैंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है लेकिन विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और पहली सबसे गहरी झील यानी कि सबसे बड़ी सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। आगे है मलावी झील। यह मलावी तथा मोजाम्बिक की सीमा पर है और इसका क्षेत्रफल है 29,604 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ग्रेट स्लेव लेक, यह कनाडा में है और इससे आर्कटिक रेखा गुजरती है। ठीक है। तो ग्रेट स्लेव लेक के क्षेत्रफल जो है वो 28,568 वर्ग किलोमीटर है। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर है और यह सुपीरियर झील समूह के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल जो है 25,670 वर्ग किलोमीटर। विनिपेग झील कनाडा में है और इसका क्षेत्रफल 24,387 वर्ग किलोमीटर है। ओंटारियो झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है और इसका क्षेत्रफल 19,010 वर्ग किलोमीटर है। वाल्खस झील कजाकिस्तान में है, याद रखेंगे वाल्खस झील कहाँ है, कजाकिस्तान में है और इसका क्षेत्रफल 28,260 वर्ग किलोमीटर। चाड झील सहारा मरुस्थल में स्थित एक झील है जिसकी सीमा नाइजीरिया, नाइजर, चाड व कैमरून 4 देशों से लगती है। याद रखेंगे अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि चाड झील का सीमा किस देश से लगता है और किस देश से नहीं लगता है और इसका क्षेत्रफल जो है 17,800 वर्ग किलोमीटर है। लडोगा झील रूस में है 17,600 वर्ग किलोमीटर। ओनेगा झील भी रूस में है 9,720 वर्ग किलोमीटर। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है 9,300 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर है 8300 वर्ग किलोमीटर। निकारागुआ झील निकारागुआ में है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 8157 वर्ग किलोमीटर है। अथावस्का झील कनाडा में है। ठीक है। अथावस्का झील कनाडा में है और इसका क्षेत्रफल 7,936 वर्ग किलोमीटर है। रेंडियर झील भी कनाडा में है 6,650 वर्ग किलोमीटर। रुडोल्फ झील केनिया में है दोस्तों, रुडोल्फ झील केनिया में है और इसका क्षेत्रफल 6,405 वर्ग किलोमीटर है। इसी कुल झील किर्गिस्तान में है और इसका क्षेत्रफल 6,280 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये रहा झीलों का क्रम और उनका क्षेत्रफल और उनसे संबंधित क्षेत्र। अगर आप इसे मानचित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं विश्व के समस्त झीलों को मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आगे है बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 1620 मीटर है। ठीक है। टैंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 660 किलोमीटर है। मीठे जल की झील है और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 1436 मीटर है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो यह सुपीरियर झील है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है और यह 5 झीलों का समूह है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। याद रखेंगे टिटिकाका झील को हनीमून लेक भी कहा जाता है। अब है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं भारत के भूगोल में लगभग प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में बता चुका हूँ। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन भारत में 8611 मीटर। कंचनजंगा भारत नेपाल की सीमा पर है 8598 मीटर। लहात्से वन नेपाल में है जिसकी ऊंचाई 8501 मीटर है। मकालू वन जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर के साथ। ग्रेसर ब्रह्म जो है पाकिस्तान में है और इसकी ऊंचाई जो है 8068 मीटर है।
गोसाई स्थान चीन में है और इसकी ऊंचाई 8018 मीटर है। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर के साथ यह उत्तराखंड की भी सर्वोच्च चोटी है। राकापोसी पाकिस्तान में 7788 मीटर। दोस्तों यहाँ पे आप राकापोसी का एग्जैक्ट लोकेशन सर्च करके और कमेंट करके बताएंगे। कामेत पर्वत भारत चीन की सीमा के साथ है 7756 मीटर। नामचा बरुआ चीन में है 7756 मीटर। गूगल तो एक्चुअल में चीन दिखाता है, लेकिन कभी कभी भारत की पुस्तकों में इसे अरुणाचल प्रदेश का भाग बता दिया जाता है। गुलमंदाता यह चीन में है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 7728 मीटर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।